तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इंडिया को डिस्कस किए। अब हम लोगों को चाहिए कि डिजिटल एजुकेशन पे भी फोकस करनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन हम सब स्टूडेंट्स के लिए एक अल्टरनेटिव क्या है मेरे भाई, एक सब्जेक्ट है जहां पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। और अंडरस्टैंडिंग इंडिया का ये मेरे भाई सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद और एक क्लास आप लोगों को मिलने वाला है। इसके बाद हमारा पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो सिलेबस है समाप्त हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स अभी लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक कंप्लीटली नहीं देखे हैं, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख लेना है एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले। तो आइए सर, पहला क्वेश्चन हमारा है महासंग्राम का कि राधा कृष्ण का सिद्धांत किस नाम से जुड़ा हुआ था। जो हमारा राधा कृष्ण चाचा है, इसका नाम जो है किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ था मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर। ये जुड़ा हुआ था हमारा आदित्य वेदांत। मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्ण का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है। जो हमारा डॉक्टर राधाकृष्ण थे, इसका जो दृष्टिकोण था, दार्शनिक दृष्टिकोण, वो क्या था भाई। तो दार्शनिक दृष्टिकोण जो थी ना मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, वो हो जाएगा हमारे क्या, यथार्थवादी। क्या होगी दोस्त, याद रखिएगा, यथार्थवादी। अब दो गो लेक्चर देखकर चले जाएंगे, मुंह उठाकर बोलेंगे कि सर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर यह गलत बात है मेरे भाई। जितना सारा लेक्चर मैंने दिखाया, पढ़ाया और आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, सारे क्वेश्चन को पीवाईक्यू को भी मैंने आप लोगों को बता दिया, 2 साल का पीवाईक्यू सारा चीज बता दी। एक बार जाकर आप लोग इजीली से देख लीजिएगा, ठीक है। आइए सर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। जो हमारा रामकृष्ण मिशन है, आखिर इसकी स्थापना करने वाला कौन था, तो बताएंगे स्वामी विवेकानंद। यानी ऑप्शन नंबर हमारा भाई क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा मेरे भाई, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में ही डिस्कस करवाया था। जो हमारा स्वामी विवेकानंद है, इसका जो गुरु थे कौन, तो बताएंगे सर रामकृष्ण परमहंस। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर कि स्वामी विवेकानंद के विचारों पर प्रभाव था। किस विचारों पर प्रभाव थे हमारा स्वामी विवेकानंद, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर मुस्कुरा के वेदांत पर। किस पर दोस्त, वेदांत पर, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि विवेकानंद के अनुसार सापेक्ष सत्य क्या है। याद रखना है मेरे भाई, विवेकानंद के अनुसार जो सापेक्ष सत्य है वो हमारा हो जाएगा अनिर्वचनीय। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रहेगी सर, क्या, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, विनोद बाबू के किस पार्टी का गठन किया था। जो विनोद बाबू थे, उन्होंने कौन से पार्टी का निर्माण किया था, गठन किए थे, तो बताएंगे सर जेएमएम। याद रखिएगा मेरे भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन क्या था। अभी कौन है भाई हमारा, तो आप सभी को पता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सर, झारखंड मामलों की समिति के सदस्य थे। जो हमारे झारखंड मामलों थे, इसका जो सदस्य थे मेरे भाई कौन थे, तो बताएंगे सर विनोद बाबू। कौन था मेरे भाई, विनोद बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन है विनोद बाबू की जो मृत्यु होती है, आखिर विनोद बाबू का मृत्यु कब होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछ लिया है। तो बताएंगे सर विनोद बाबू का जो मृत्यु होती है ना, वो हमारा 1991 को इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या बताएंगे सर, 1991 को इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं कि 18 सितंबर 2006 और 24 अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कौन थे। तो बताएंगे सर जो झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में थे ना, वो हमारा मधु कोड़ा। क्या बताएंगे सर, मधु कोड़ा। पहला झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था दोस्त, तो बताएंगे सर बाबूलाल मरांडी। जब हमारे झारखंड का बिहार से अलग हुआ था, उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे, याद रखना उसका नाम राबड़ी देवी। क्या नाम याद रखना है, राबड़ी देवी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, हमारा राज्य में डैश को खनिज का भंडार गृह कहा जाता है। यानी झारखंड राज्य का जो खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है वो कौन है भाई, तो बताएंगे सर हम सभी को पता है दामोदर घाटी नदी परियोजना। यानी मेरे भाई दामोदर घाटी नदी परियोजना ये भारत का प्रथम, याद रखें, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मेरे दोस्तों जो हमारा आती है दामोदर घाटी परियोजना, ये भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है हमारा दामोदर घाटी परियोजना। और दामोदर नदी के किनारे ही हमारा घर है, माइथन डैम के किनारे। अगर कोई बीएसके कॉलेज से संबंधित है, बीएसके कॉलेज माइथन से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा 22 तारीख को मेरे दोस्तों मैं आ रहा हूं बीएसके कॉलेज आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। आइए सर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन थे वो कहां पे हुआ था, पहला बात याद रखिएगा लंदन में हुआ था। अब क्वेश्चन आती है सर
कि लंदन को आयोजित किया गया था। कब? तो 1930 को। पूरा डेट याद रखिएगा, 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित कब किया गया था? तो बताएंगे सर 1931 को। और इसी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। क्या दोस्त? बताएंगे सर इसी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिए थे। भारत में किस वर्ष शिक्षा के अधिकारों को लागू किया गया था? भारत में किस वर्ष शिक्षा के जो अधिकार है उसको भी लागू किए गए थे? तो बताएंगे सर 2010 को हम लोगों का शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया गया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी सर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, और मैंने सारा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके बाद पंचवर्षीय योजना, सारे चीजों को ना मेरे भाई बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया। इसलिए बार बार कहना चाहूंगा कि लेक्चर 1 से लेक्चर 8 तक जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे, प्ले लिस्ट में जाकर एक बार एग्जाम हॉल घुसने से पहले देख लीजिएगा कि इस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी हटाया नहीं जाता। मेरे भाई भारत में हमारा 395 प्लस अधिकार है भाई, सॉरी अनुच्छेद है। कितना मेरे भाई? 395 प्लस अनुच्छेद है। इनमें से 2 ऐसी अनुच्छेद है जिसको आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जाता है। वो हमारा अनुच्छेद का नाम याद रखिएगा, एक का नाम है सर 20 और एक का नाम है हमारा 21। 2 ऐसे अनुच्छेद है जिसको आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो बताएंगे सर आपातकाल के दौरान जो नहीं हटाया जाता है वो होगा जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि सर आपातकाल की स्थिति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल की स्थिति मेरे दोस्तों लिया गया है जर्मनी से। कहां से? जर्मनी से। जैसे संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है? तो बताएंगे सर ब्रिटेन से। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि मौलिक अधिकार, तो आप बताएंगे सर अमेरिका से। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो बताएंगे सर आप अफ्रीका से लिए गए। मैं पूछूंगा सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची कहां से लिए गए? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसी तरह से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? और आपका आयरलैंड से लिया गया है। इसी तरह से मेरे भाई आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और अब मौलिक अधिकार से संबंधित 101% आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी। कितना परसेंट? 101%, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत। किसका मेरे भाई? संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला है सर मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? फंडामेंटल राइट्स जो है इसकी रक्षा कौन करते हैं मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर इसकी रक्षा करने वाला था कौन? सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा मेरे प्यारे, सुप्रीम कोर्ट। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बताएंगे सर राष्ट्रपति। कौन करती है मेरे दोस्त? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मुंह में लगाओ पाउडर, ये किसने करता है मेरे भाई? ये जो कहते हैं ना, याद रखिएगा ये हमारा न्यू दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो मुख्य न्यायाधीश होती है ना, इसकी जो नियुक्ति करती है ना, वो राष्ट्रपति करते हैं भाई, याद रखिएगा। अगला राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के नवीन तत्व है। आखिर ये बात किसने कहा था? ये कहने वाला आखिर कौन था? तो बताएंगे सर बाबा साहब अंबेडकर। कौन थे दोस्त? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य के विचार वर्णित है। लोक हितकारी राज्य के जो विचार वर्णित है ना, वो होगा हमारा कौन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या दोस्त? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। और हम लोगों को अब इसके बाद ना मेरे भाई एक लेक्चर और मिलेगी। इसके बाद आप लोगों का डिजिटल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये एक तरह देखा जाए तो अल्टरनेट सब्जेक्ट है। और उसके बाद मेरे भाई हमारे पास समय भी बहुत कम है। यस है ना, हमारे पास क्या है? समय भी बहुत कम है। और इन्हीं कम समय में मेरे दोस्तों तैयारी भी करना है सारे सिलेबस की। आइए सर, इसलिए कहता हूं मेरे भाई कि पहले से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को अभी जो हमारा स्टार्ट हो रही है न्यू बैच सेमेस्टर 2 का, वो मई महीना में स्टार्ट हो रही है। मई महीना का पहला सप्ताह से स्टार्ट होगी सेमेस्टर 2 का। अब बोलेंगे सर जब एग्जाम आएगी तो हम लोग पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे, वो जमाना गुजर चुका है। एग्जाम आएगी पढ़ लेंगे गेस्ट पेपर से, वो जमाना गुजर चुकी है मेरे दोस्त। जो फेल हुए हैं ना, एक बार उनसे जाकर पूछेगा कि कैसे फेल हो गए, एक बार जाकर पूछिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। पहले क्या होता था ना कि ग्रेजुएशन जो है मुंह उठा के जाते थे, जो मन में आता था सो भर देते थे। अभी नहीं कर सकते वैसा। क्यों? क्योंकि अभी जो आपका कॉपी जो चेक हो रही है ना, वो सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में हो रही है, ठीक है। इस चीज को ख्याल रखते हुए तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के जाएंगे जो मन सो लिख देंगे हो जाएगा, वैसा नहीं होगा भाई।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे क्या कारण था? अक्सर हमारे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि मेरे भाई कल्याणकारी राज्य की स्थापना, मतलब राज्य को एक नई दिशा देना चाहते थे। क्या दोस्त? राज्य को एक नई दिशा देना चाहते थे। अगला प्रश्न पे आता हूं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रघुवर दास हमारा क्या है, हेमंत सोरेन से पहले हमारा प्रधान मुख्यमंत्री कौन थे मेरे भाई? याद रखिएगा, रघुवर दास। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि रघुवर दास 2014 में विधानसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने। कौन सा मुख्यमंत्री बने मेरे भाई? छठा नंबर वा। कौन सा? छठे मुख्यमंत्री बने थे। याद रखिएगा दोस्त, कौन सा? छठे। सातवां कौन है सर? हमारा हेमंत सरकार। आइए सर, अगला है सर, झारखंड के विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में जो हमारा विधानसभा है इसमें विधायकों की संख्या आपसे पूछ लिया है, तो बताएंगे सर हमारा कितना हो जाएगी? 82। कितना मेरे भाई? 82। अगर विधानसभा की सीटों की संख्या पूछे मेरे भाई तो आपको 81 बताना है। आइए सर, अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं। इनमें से डैश उदारवादी नेता कौन है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में कि इनमें से उदारवादी नेता कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को हम लोग उदारवादी नेता कहते हैं। भारत के संविधान सभा में अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष, जिसका चुनाव जो होती है 11 दिसंबर 1946 के चुनाव होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, इसकी चुनाव होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है दोस्त? 9 दिसंबर 1946 को। आइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि कौन सा अधिनियम प्रत्येक बच्चों को स्कूल जाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है? अर्ची मेरे आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसमें प्रत्येक बच्चों को, अमीर गरीब उच्च नीच सबको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करती है? वो होगा हमारा भाई आरटीई। याद रखिए मेरे भाई, क्या हो जाएगी? याद रखना, आरटीई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर कि झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? जैसे मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस कराया कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री जो था हमारा बाबूलाल मरांडी। यस, तो इसी तरह से झारखंड का पहला जो हमारा राज्यपाल थे वो कौन था? प्रभात कुमार। क्या बताएंगे सर? झारखंड का पहला जो हमारा राज्यपाल थे वो होगा हमारा कौन? प्रभात कुमार। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं होमवर्क देके जा रहा हूं, देखता हूं कौन आंसर बताएंगे। झारखंड का वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? भारतीय लोकतंत्र का सबसे बुनियादी प्रमाण क्या है भाई? भारतीय लोकतंत्र का, भारतीय इंडियन इज ए डेमोक्रेसी कंट्री, तो भारतीय जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी प्रमाण आखिर क्या है? प्रमाण मतलब प्रूफ क्या है? तो बताएंगे सर वो प्रूफ हो जाएगा हमारा क्या? निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। क्या दोस्त? निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। आइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा से तात्पर्य है नीति निर्देशक तत्व। क्या मेरे दोस्त? नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणतंत्र के प्रमुख लक्ष्य है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणतंत्र के जो हमारा प्रमुख लक्ष्य है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि क्या है भाई प्रमुख लक्ष्य? तो बात करते हैं सर, वो प्रमुख लक्ष्य हो जाएगी हमारा न्याय, स्वतंत्रता, भातृत्व एवं समानता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएगी। आइए सर, अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। 1956 को झारखंड के किस क्षेत्र को बंगाल में शामिल कर लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये दिल की क्वेश्चन है मेरे भाई। दिल के मतलब गहराई वाला क्वेश्चन है ना? मैं तुम्हें दिल में बसा के रखता हूं, नहीं बोलते भाई। इसी तरह से ये क्वेश्चन काफी डीप वाले क्वेश्चन है। क्या मेरे दोस्त? काफी डीपली क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे को पता नहीं भाई ये। ठीक है, देखिए पूछा गया कि 1956 को झारखंड के किस क्षेत्र को बंगाल में शामिल कर दिया गया था? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सिंहभूम को। याद रखें मेरे भाई, मानभूम नहीं मेरे भाई। ठीक है, बीरभूम को, बीरभूम गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड का भौगोलिक विस्तार कितना है? जैसे हमारा भारत का क्या 32 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 32,87,000 कुछ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी तरह से हमारा जो झारखंड का विस्तार है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि झारखंड का विस्तार कितना है? तो बताएंगे सर 79,714 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी कितनी है? जब हमारे 2011 में जनगणना हुई थी उस समय हमारी जो झारखंड की आबादी थी ना दोस्त, वो हमारा था 3.28 करोड़, लेकिन अभी ना 400 करोड़ पार हो गई। अभी जो है मेरे भाई 400 करोड़ पूरी तरह से पार हो चुकी है। दामोदर घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्या दोस्त?
कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखेगा, एक एक पसीना का बूंद चुकाना है। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। अपने मदर फादर के एक एक बूंद का हिसाब चुकाना है मेरे दोस्त। इसलिए कहता हूं समय का सदुपयोग कीजिए और अपना फ्यूचर को तय कीजिए। याद रखेगा, लाल पीला हरा ना मेरे दोस्त ऐसा ही दौड़ कर आएगी। हाँ, पहले आप अपना पैर में खड़े हो जाइए, लाल पीला हरा आपके पीछे में ऐसा दौड़ कर आएगी। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं ना, पहले लाल पीला हरा के चक्कर में अपने लाइफ को पूरी बर्बाद कर देते हैं, और जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हमें अफसोस होती है। इसलिए मेरा एक ही सिद्धांत है कि बाद में पछताने से बेहतर है कि वर्तमान समय में जमकर मेहनत किया जाए। इतना मेहनत करना है मेरे दोस्त कि अपने गांव में एग्जाम्पल बन के दिखाना है। सब कोई कहे अगर बनना है तो इसकी जैसा, बनना है तो इसके जैसा। अरे आप ऐसा काम कीजिए कि आपके नाम की वजह से, आपके काम की वजह से आपका परिवार का नाम रोशन हो जाए, आपके रिश्तेदार का नाम रोशन हो जाए। ऐसा काम करना है मेरे दोस्त अपने जीवन में। याद रखिएगा, उसके लिए दिन रात मेहनत करना होगा, और मेहनत भी राइट डायरेक्शन पे, सही दिशा पे करना होगा। याद रखना है, ठीक है। चलिए सर, बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। रूरल वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रूरल वैली ऑफ इंडिया आखिर किसको कहा जाता है? तो बताएंगे छोटा नागपुर पठार को। क्या मेरे भाई? छोटा नागपुर के पठार को। सारंडा का प्रसिद्ध वन क्षेत्र किस क्षेत्र में है? सिंहभूम में। कहां पे? सारंडा का जो प्रसिद्ध वन क्षेत्र है, जंगल है, वो कहां पे है मेरे भाई? तो बताएंगे सर सिंहभूम में। कहां पे? सिंहभूम पे। आइए सर अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं कि झारखंड में सबसे अधिक किस जनजाति के लोग रहते हैं? सिंपल सा बात है सर, झारखंड में सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो कौन होगा? संथाल लोग होंगे। यस या नो? सबसे ज्यादा लोग कौन होंगे भाई? संथाल लोग होंगे, है ना। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। कौन सी जनजाति कुडुख भाषा बोलती? कुडुख भाषा, कुडुख। कौन सा जनजाति है जो कुडुख भाषा बोलती है? मेरे भाई याद रखिएगा, कुडुख भाषा बोलने वाला है उराव जनजाति। कौन हो जाएगी सर? उराव जनजाति। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। दी उराव और छोटा नागपुर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. रॉय। क्या बताएंगे सर? एस.सी. रॉय। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। किस जनजाति के युवा गृह को गुमकुड़िया कहा जाता है? आखिर किस जनजाति की युवा गृह को, युवा मतलब जहां पे रहते हैं, गृह का युवा मतलब हम लोग, गृह का मतलब घर, जहां पे युवा लोग रहते हैं वो कुमड़िया कहा जाता है। कुमड़िया आखिर कौन से जनजाति में कहा जाता है? ये आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो बताएंगे सर ये कहा जाता है हमारा उराव जनजाति में। कहां पे मेरे दोस्त? उराव जनजाति में। अगला है सर, उराव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? कुडुख भाषा। याद रखिएगा, उराव जनजाति है वो कौन सी भाषा बोलती है दोस्त? कुडुख भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। उराव जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन सा है? तो बताएंगे धर्मेश। क्या मेरे दोस्त? धर्मेश। एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला सर, मुंडारी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसके बाद मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास एक और सेट आएगी, इसके बाद पूरा का पूरा सिलेबस हमारा समाप्त। सारा लेक्चर को मैंने 8 लेक्चर पूरा कंप्लीटली आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट किया है, इसलिए सारा 8 लेक्चर को एक बार नजर दौड़ा कर देख लीजिएगा एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले, ठीक है। आइए सर 41 में बात करते हैं कि मुंडारी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो बताएंगे सर ऑस्टेरिक। क्या मेरे भाई? ऑस्टेरिक। एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर। सिंह बोंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस जनजाति के प्रमुख देवता है? सिंह बोंगा जो है वो किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो बताएंगे सर मुंडा। किसका है मेरे दोस्तों? मुंडा जनजाति का प्रमुख देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सुतयाम्बे किस जनजाति का प्रशासनिक केंद्र रहा? तो ये भी बताएंगे सर हमारा क्या? मुंडा जनजाति का। किसका दोस्त? मुंडा जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला प्रश्न पे आते हैं। मुंडा जनजाति के युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति गीती ओरा। क्या बताएंगे सर? गीती ओरा। समझ में आ रही ना? आशा कर रहे हो रे हमारे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। अगर तोहनी झारखंड में रहकर अगर तू झारखंडी भाषा ना जाना ही, तोहनी खोटा अगर ना जाना ही, तो तू कोई भाषा बोल भी रे, है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मुंडा समाज में शासन क्या है भाई? मुंडा समाज में जो हमारा शासन है वो आखिर क्या है? तो बताएंगे सर वह कब्रगाह, जहां लोगों को दफनाया जाता है। अगला प्रश्न पे आते सर कि इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी किसने लिखा है? तो फादर हॉफमैन। कितने भाई? हॉफमैन। अगला है सर, निम्न में से कौन सी जनजाति भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ा हुआ है? खड़िया। क्या हो जाएगी सर? खड़िया। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। संथाल जनजाति में गांव का प्रधान क्या कहलाता है?
संथाल जनजाति में जो गांव का जो प्रधान होती है वो क्या कहलाता है? तो बताएंगे माझी हड़ाम। क्या बोलते हैं सर उसको? माझी हड़ाम। जो क्या बोलूंगा भाई, आदिवासी समाज से है, उनको अच्छी तरह से पता होगा, है ना। खैर हम लोग मुलाकात करेंगे 22 तारीख को बीएसके कॉलेज मायथान में, बीएसके कॉलेज, क्योंकि मैं आ रहा हूं बीएसके कॉलेज मायथान आप लोगों से मुलाकात करने के लिए, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, संथाल परंपरा में घोटवा क्या है भाई? घोटवा युवागिरी है भाई। क्या है? संथाल परंपरा में युवागिरी है। क्या है सर? युवागिरी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा कि जादू पेटिया चित्रकला का संबंध किस जनजाति से? जादू पेटिया, तो बताएंगे सर ये हमारा संथाल परगना से है, संथाल से भाई। और एक सेट मेरे भाई आप लोगों के पास बचा हुआ है, जो आप लोगों का 50 क्वेश्चन होगी और लास्ट सेट होगा। इसके बाद हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे किस पर? डिजिटल एजुकेशन पे। और 8 सेट जो मैंने बताया सारी चीजों को कंप्लीटली कर लेना है। आइए सर मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।